ऐसे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त डे 3 के ऊपर सी लैंग्वेज का एक नया टॉपिक है जिसमें अपन बात करेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। इस टॉपिक के अंदर अपन प्रैक्टिकल्स भी कुछ देखते हैं और इसमें बात करेंगे जो भी रिलेटेड फंक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट रिलेटेड। क्यों किसी भी प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ इनपुट और आउटपुट होना जरूरी है, तो अपन उन फंक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। धन्यवाद। अब बात करते हैं कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर इस जो लेक्चर के अंदर अपन क्या क्या बात करेंगे कि एक तो है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, स्कैनएफ क्या है, प्रिंटएफ क्या है, गेट चार पुट चार गेटस पुटस, ये जो फंक्शंस हैं ये क्या क्या काम करते हैं और उनसे रिलेटेड। मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए जो वीडियोज हैं उनके बारे में जानकारी मिले। और उससे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको जो भी चीज अच्छी लगी हो या बेकार लगी हो वो भी मेरे को बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। इसी के साथ मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेज जो लाइव क्लासेज बोलते हैं वो भी चालू कर रहा हूं। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो मेरे को मेरे जो मेल आईडी है alokmathurseeker@gmail.com के ऊपर उसके ऊपर लिख सकता है। थैंक यू दोस्तों। चलिए अपन चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, एक जनरली बात करता हूं तो मैं कोई भी प्रोग्राम अगर आप चाहे सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस जावा कोई भी बनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इनपुट करने पड़ते हैं और आउटपुट करने पड़ते हैं। जो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनके लिए अपन यहाँ बात करेंगे आपको द सी लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज में बताया जाता है कि सी लैंग्वेज के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं? जो पहले से ही प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। और यूजर डिफाइंड कौन से हैं? जो यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रखे हैं। तो यहां लेकिन अपन बात करेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस की। ओनली लाइव द सी लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस which include a number of input output function। काफी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जैसे stdio.h है, conui.h है, math.h है, string.h है। ये काफी सारे फंक्शंस हैं तो उनके लिए अपन बात करते हैं। सी प्रोवाइड ए कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस सच एज गेट चार पुट चार प्रिंटफ स्कैनफ। ये सारे के सारे फंक्शंस जो अपन बात करने वाले हैं। सी इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल। देखिए, जहां पे मेरे हेडर फाइल मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। जहां पे मेरे लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइन रहते हैं उसको अपन हेडर फाइल कहते हैं। सी इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल that provide necessary information to support the various library functions। कैसे करते हैं? अगर आपको कोई भी हेडर फाइल लगानी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हैश इंक्लूड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड और उस हेडर फाइल का नाम लिखना है। These files are entered into the program via hash include statement at the beginning of the program। सबसे पहले लिखेंगे, पहली लाइन में ही अपन हेडर फाइल जो भी इंक्लूड कर रहे हैं वो लिखेंगे। एज ए रूल द हेडर फाइल रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए जो यूज होती है वो होती है stdio.h। stdio.h का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइव हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर रहते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि stdio.h का पूरा नाम क्या है, वो भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं द इनपुट आउटपुट फंक्शंस मेनली दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं काफी जगह कि एक फॉर्मेटेड और एक होता है नॉन फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड का मतलब हो गया कि जिसमें आप कुछ फॉर्मेटिंग कर सको, जैसे स्पेस देना है या कोई डिजाइन देनी है या कोई विशेष कोई 5 आपको स्पेस देके प्रिंट करना है। इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो फॉर्मेटेड के अंदर आते हैं। तो इनपुट आउटपुट में फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के लिए अपन बात करते हैं, जैसे कैरेक्टर के लिए स्कैनफ प्रिंटफ है, स्कैनफ फंक्शन को ये यूज करते हैं। ऐसे ही अपन अगर अनफॉर्मेटेड करना है तो गेट सी एच, गेट चार पुट चार, गेट एस पुट एस, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये अपने यहाँ बात करेंगे। क्योंकि इस क्लास में अपन को सारे फंक्शंस पढ़ने हैं इसलिए अपन वहीं पे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्कैनएफ फंक्शन, सबसे पहले बात करते हैं स्कैनएफ फंक्शन की। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर
तो आपको इनपुट प्रोसेस करना होता है कि कोई ना कोई वेरिएबल इनपुट होगा, कोई ना कोई वैल्यू इनपुट होगी। तो इनपुट करने के लिए जो फंक्शन सबसे ज्यादा काम में आता है सी लैंग्वेज के अंदर, वो है स्कैनएफ फंक्शन। द स्कैनएफ फंक्शन अलाउ टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इन। कहां से करता है? स्टैंडर्ड इन। स्टैंडर्ड इन मतलब कीबोर्ड। क्या हो गया? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है उससे करता है। स्टैंडर्ड फंक्शन किसमें इनपुट करता है? कीबोर्ड से। अगर आपको इनपुट वैल्यू लेनी है, कीबोर्ड से इनपुट लेनी है, तो आपको स्कैनएफ फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। द स्कैनएफ इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जो पहले ही बता चुके हैं। द सी लैंग्वेज स्कैनएफ फंक्शन यूज टू रीड कैरेक्टर। क्या काम करता है? यूज टू रीड कैरेक्टर। स्ट्रिंग को रीड करना, न्यूमेरिक डेटा को रीड करना, या इंटीजर वैल्यूज को रीड करना, कीबोर्ड के थ्रू रीड करना, उसके लिए अपन स्कैनएफ फंक्शन को यूज करते हैं। द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज टू रीड फॉर्मेटेड इनपुट के लिए आप यूज करते हैं। कैसे है इसका? अगर मैं सिंटेक्स यहां पहले मैं देख लेता हूं। स्कैनएफ परसेंटेज डी परसेंटेज एफ और %x और %y। देखिए ये जो है डी जो अपन यूज करते हैं वो इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, और एफ जो यूज करते हैं, परसेंटेज एफ जो यूज करते हैं, वो अपन यूज करते हैं फ्लोट वैल्यूज के लिए। अब पहला वेरिएबल जो है ये इसके लिए यूज हो रहा है, और सेकंड वेरिएबल इसके लिए। मतलब पहला जो x जो है वो इंटीजर के लिए यूज हो रहा है, और y जो यूज हो रहा है वो फ्लोट के लिए यूज हो रहा है। ये जो है आपका एम्परसेंड जो एड्रेस ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये एड्रेस है। एड्रेस का काम क्या होता है कि वो ये बताता है कि आपकी जो पहली वैल्यू है वो किस एड्रेस पे जाएगी? x के एड्रेस पे जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो है परसेंटेज f जो लिखा है आपने, वो किस पे जाएगी? y के ऊपर एड्रेस पे जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ दो यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको दो यूज करने चाहिए। पहली वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के लिए, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल। जैसे इसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है? स्कैनएफ कंट्रोल स्ट्रिंग एड्रेस 1 एड्रेस 2, जितने भी वेरिएबल्स आप यूज करोगे उतने ही एड्रेस आपको लेने पड़ेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम है कि अगर मेरे को दो वैल्यू का इनपुट करना है तो मैं क्या करूंगा आपको। देखिए अगर मेरे को दो वैल्यू का इनपुट करना है तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है, मेरे को वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको यूजर से। अगर आप यूजर से वैल्यू लेते हो तो एक वेरिएबल x लिया, एक y लिया आपको, और एक वेरिएबल सम ले लिया, उसका 0 कर दिया। बाय डिफॉल्ट अगर आप वैल्यू लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल इनपुट किया, दिस इज द प्रिंटफ, ये मैसेज है। ये दूसरा क्या है? इनपुट करा, परसेंटेज डी लिया है। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज का सम कर रहे हैं। एंटर सेकंड नंबर, यहाँ भी अपन ने दूसरा वेरिएबल लिया परसेंटेज डी और वाई। पहली वैल्यू कहाँ जाएगी? एक्स में जाएगी, और दूसरी वैल्यू वाई में जाएगी। अब दोनों का सम किया, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर, या जहां भी आप यूज कर रहे हैं, उनको डिक्लेयर करना जरूरी है। दिस इज द पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन। दो चीजें हो रही है, डिक्लेयर कैसे करेंगे? इंटीजर एक्स फ्लोट वाई, या जो भी सम इक्वल टू इंटीजर सम, ये सारे डिक्लेरेशन पॉइंट है, तो आपको डिक्लेयर जरूर करना है। फिर अपन ने क्या किया? सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ऐड हो, और किस वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए? सम वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए, और इसको प्रिंट कर दिया। देखिए यहां जब आप स्कैनएफ यूज कर रहे हो तो आपको एड्रेस ऑपरेटर लगाने हैं, यहां आपको एड्रेस ऑपरेटर को नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि जनरली एक बाय डिफॉल्ट बात बताता हूं मैं आपको, कि जब वैल्यूज इनपुट होती है, कोई भी अंदर आता है, तो आपको एड्रेस बताने की जरूरत होती है, और जब जा रहा है उस समय कोई एड्रेस नहीं बताना। तो फर्स्ट वैल्यू दी 10, सेकंड वैल्यू 20, और थर्ड वैल्यू जो है उसका सम जो है वो क्या आ गया? रिजल्ट 30। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर की। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे यहाँ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहे हैं, जैसे परसेंटेज डी फॉर इंटीजर, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, ये इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। परसेंटेज डी किसके लिए काम करता है? रीड ए सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको रीड करना हो, अगर आपको सिंगल कैरेक्टर को रीड करना हो तो परसेंटेज सी यूज करेंगे, और अगर आपको इंटीजर यूज करना है ना, तो
डेसिमल इंटीजर मतलब इंटीजर जो भी वैल्यूज हैं, तो परसेंटेज डी यूज करेंगे। और परसेंटेज आई का मतलब कैन रीड डेटा वैल्यू प्रोवाइडेड आइदर एज ए डेसिमल हो सकती है, हेक्साडेसिमल हो सकती है, या ऑक्टल वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसके लिए अपन परसेंटेज आई यूज करते हैं। और अगर केवल आपको ऑक्टल के लिए यूज करना है तो परसेंटेज ओ यूज कर सकते हैं। परसेंटेज एक्स है हेक्साडेसिमल के लिए यूज होता है, और परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए यूज होता है। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन इसको यूज करते जाएंगे। जैसे ओ के लिए बता रहे हैं कि भाई ऑक्टल नंबर्स हैं, ऑक्टल नंबर के लिए अपन ने बात करी कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए अगर परसेंटेज एफ इस यूज सॉरी स्कैन एफ यूज करते हैं तो स्कैन एफ के कुछ फॉर्मेटेड और होते हैं जो जनरली बुक्स में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कई बार एग्जाम्स के अंदर या ऐसा कोई प्रोसेस आ जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है या ऐसी क्यों। तो 10 एस टाइप देखिए कैसे लिखते हैं, परसेंटेज एबीसीडी, एबीसीडी मतलब जो भी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है वो लिखिए और नेम लिखिए, क्योंकि स्ट्रिंग अगर आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ एम्परसेंड यूज नहीं करना है। द एस टाइप कन्वर्जन करेक्टर इज रिलेटेड बाय ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर का मतलब अगर आपको ए से डी तक ही प्रिंट करना है, इनपुट करना है, या ए से लेके वाई तक ही इनपुट करना है, तो उसके लिए अपने यूज करते हैं। द एस टाइप कन्वर्जन करेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय ए सीक्वेंस करेक्टर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिखेंगे, व्हाइट स्पेस आर आल्सो इंक्लूड इन द स्ट्रिंग, व्हाइट स्पेस हो सकता है। ए नल कैरेक्टर विल देन ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो पहले भी बात हुई थी, जब भी अपन स्ट्रिंग लेते हैं एक नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक एंड हो जाता है वहां पे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अगर आपको ये यूज करना है, परसेंटेज टू एंटर ए स्ट्रिंग दैट इंक्लूड व्हाइट स्पेस। क्या लिखा है, व्हाइट स्पेस भी इंक्लूड करना है, द व्हाइट स्पेस करेक्टर आल्सो इंक्लूड हो रहा है। यहाँ भी अपन इंक्लूड व्हाइट स्पेस एज वेल एज अपर केस एंड लोअर केस करेक्टर कैन यूज फॉर सर्कमफ्रेंस फॉलोड बाय ए न्यू लाइन। जैसे आपको एंटर इनपुट करना है या आपको और कोई चीज इनपुट करनी है तो आप इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। असाइनमेंट सुपरेशन, द परसेंटेज साइन इज फॉलोड बाय एस्टेरिस्क to skip over a data item without assigning to a variable। अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे या किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर के आगे डॉलर साइन लगा दिया तो वो उसको स्किप कर देगा। क्या करेगा, विदाउट असाइनिंग टू द वेरिएबल को असाइन करे बिना ही उसको स्किप कर देगा। ये देखिए एक प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा एक इसी से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे अपन ने बात करी, ये क्या है, ये एक करेक्टर एरे लिया हुआ है जिसमें 30 करेक्टर्स आप इनपुट कर सकते हैं। ये आपने नाम इनपुट किया, एंटर इन नेम, ठीक है, एंटर इन नेम। अगर आप नॉर्मल परसेंटेज एस लगा के नेम इनपुट करते हैं तो आपका नेम इनपुट हो जाएगा। या अगर आपने ये सर्कमस्टेंस का साइन और स्लेश एन लगाया है, इसका मतलब रीड स्ट्रिंग विथ स्पेस ओनली टर्मिनेटेड व्हाइल, जब भी आप स्लेश एन दबाओगे एंटर दबाओगे तभी वो टर्मिनेट होगी, वरना वो स्ट्रिंग चलती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो स्ट्रिंग के लिए। क्यों, स्कैनएफ अगर आप वैसे स्ट्रिंग को यूज करते हो तो जो ही व्हाइट स्पेस आएगा आपका जो स्कैनएफ फंक्शन है वो ट्रंकेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। दूसरा अपन बात करते हैं स्कैनएफ एबीसीडी नेम। एबीसीडी नेम, एबीसीडी नेम का मतलब क्या है कि इसके अंदर ओनली इनपुट एबीसीडी कैरेक्टर, ओनली ए से ए बी सी डी कैरेक्टर ही इनपुट होंगे। अगर आपने ए से एच लिख दिया इसका मतलब क्या है, ओनली इनपुट टू एच कैरेक्टर ही इनपुट होंगे। अगर आपने 0 to 9 लिखा है इसका मतलब ओनली इनपुट 0 to 9 नंबर तक ही इनपुट होंगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर आपको केवल यही वैल्यू या ए से एक्स तक या बी से जेड तक करवानी है तो आप ऐसे करवा। आपको अगर करेक्टर ए टू एम और 0 to 9 ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई नेम वेरिएबल के अंदर आपको ए टू एम हो और 0 to 6 वैल्यूज ही इनपुट होनी चाहिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। पहला फंक्शन अपन ने बात करी कौन सा था, स्कैनएफ फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो यूज होता है प्रिंट करने के लिए, अपन यूज तो पहले ही कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करना जरूरी है, प्रिंट एफ।
क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करे बिना प्रोसेस होता ही नहीं है। अगर आप कोई चीज प्रिंट नहीं करोगे, कोई मैसेज प्रिंट करना हो, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करनी है, या कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, या कोई कैलकुलेशन प्रिंट करनी है, तो उसके लिए अपन प्रिंटफ को यूज करते हैं। द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू आउटपुट डेटा ऑन टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। किससे? स्टैंडर्ड इनपुट। किस पे प्रिंट, किस पे आता है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, आपकी मॉनिटर के ऊपर आता है, तो इसके लिए अपन प्रिंटफ यूज करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है या स्क्रीन जो है। कैसे लिखते हैं? वो कोई प्रोसेस है। प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग, जो भी आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, एड्रेस है ना, यहाँ अपन एड्रेस ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं प्रिंटफ। where the control string refer to a string containing required formatting as in scanf, है ना, scanf के लिए यूज करते हैं। printf data variable names are not preceded by address operator, address symbol को यूज नहीं करते। क्योंकि this is because printf expected to only output values, these variable not their address, क्योंकि वो आउटपुट वैल्यूज को रीड करता है, एड्रेस को रीड नहीं करता है। अब जैसे प्रोग्राम एक दिया हुआ है, प्रिंट एफ वेलकम फ्रेंड, तो प्रिंट होगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट है मैसेज। अगर आपने लिखा परसेंटेज डी, तो प्रिंट क्या होगी? जो वैल्यूज हैं ए और वेरिएबल आपने जो डिफाइन करे हैं, दिस इज डिक्लेरेशन और दिस इज डिफाइन करने का तरीका है, इनिशियलाइजेशन। तो दो वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। और अगर आप परसेंटेज डी ए प्लस बी लिखते हो तो क्या है? ए और बी को ऐड करोगे और क्या वैल्यू आएगी? 30 आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? 30। लिखा प्रिंट है परसेंटेज डी 2 3 4 5। अगर आपको सीधा 2 3 4 5 प्रिंट करना है तो आप कॉन्स्ट सॉरी, तो ये क्या है? एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू है, उसको भी प्रिंट कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आप कैलकुलेशन लगा के प्रिंट करना चाहो तो कांस्टेंट एक्सप्रेशंस हैं 20 × 17, वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटफ का मेनली काम क्या क्या है कि अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है, कोई वैल्यूज प्रिंट करनी है, कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करनी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करनी है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन प्रिंट करना है, तो वो कर सकते हो आप। अब बात करते हैं एक और प्रोग्राम की। क्यों? क्योंकि अपन को पहले काफी स्टूडेंट्स ने ये कॉल किया था कि मेल भी किया है कि सर आप कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिकल सेशन भी जोड़ दो। तो अपन बात कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल सेशंस पीपीटी के मोड में भी आएंगे और प्रोग्राम पे डायरेक्ट भी अपन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन जो अपना होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें अपन मेनली बात करेंगे कुछ प्रोग्राम्स की जो डायरेक्ट सीधा अपन जो सॉफ्टवेयर है, टर्बो सी हो सकता है या डेव सी हो सकता है, उस पर प्रिंट करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं, एक्स की वैल्यू है एक फ्लोट, फ्लोट की वैल्यू कौन सी होगी? डेसिमल पॉइंट 123.456, ये वैल्यू प्रिंट करी तो ये वैल्यू ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा है? 15F। यहाँ पे क्या लिखा है? 15F। इसका मतलब क्या है कि पहली जो वेरिएबल है, ये देखिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। ये तो प्रिंट करेगा ये 1 2 3 4 4 5 6 0 0। दूसरी चीज जो है डिफॉल्ट क्या होता है? 6 स्पेस का प्रिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर अपन ने बात करी दूसरे में 15F के ऊपर 5 ब्लैंक स्पेस। देखिए वो कितने जगह ले रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का है ये वैल्यू कैसी है? 10 की। तो ये क्या करेगा? क्योंकि मेरे को स्पेस कितने चाहिए? 15 चाहिए, तो ये 5 ब्लैंक स्पेस इंट्रोड्यूस बिफोर द आउटपुट। पहले 5 स्पेस छोड़ देगा, ये देखिए 5 स्पेस छोड़ दिए, और फिर वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहाँ अगर आप माइनस यूज करते हैं, ये किसके लिए? ये इसके लिए माइनस यूज करते हैं तो क्या करेगा? 5 ब्लैंक स्पेस इंट्रोड्यूस आफ्टर द आउटपुट, आउटपुट आने के बाद में ही 5 स्पेस को इंट्रोड्यूस करेगा। ये इसके लिए है। ये लिखा हुआ है 2F, है ना। 2F का मतलब क्या हो गया? द विड्थ स्पेसिफाइड 2 इज इग्नोर। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर वैल्यू है वो तो 10 करेक्टर्स की है, 10 डिजिट्स की है, और आप यहाँ 2F लिख रहे हो तो इसको ये इग्नोर कर देगा। तो पूरी की पूरी वैल्यू 123.456 आ जाएगी। अगर आप 0.3F लिखते हो,
इसका मतलब क्या है, डेसिमल प्लेस प्रिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड ओनली 3, डेसिमल स्पेस के आगे कोई केवल क्या करेगा, 3 स्पेस का गुण कर देगा, नोट द राउंडिंग, ये रहा, ठीक है। डेसिमल प्लेस स्पेस, अगर आप 1F लिखते हो, नोट द राउंडिंग, तो ये आपका वैल्यू ये देखिए, ये इसके लिए है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, और ये इसने कर दिया 123.5, क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो ये 1 पे ही आ जाएगा। चलिए अपन आगे बात करते हैं, ये अपना प्रोग्राम है जो उससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं कुछ और फंक्शन की, पहले बात करी अपन ने printf और scanf की, अब बात करते हैं getchar फंक्शन की। getchar भी एक ऐसा फंक्शन है जो, लेकिन ये क्या करता है कि एक सिंगल इनपुट के लिए काम करता है। क्या यूज करना है, करेक्टर्स अगर आपको इनपुट करने हैं, देखिए printf scanf तो याद यूज किसके लिए कर रहा था, सभी चीजों के लिए, करेक्टर भी इनपुट कर रहे थे, आप फ्लोट वैल्यूज भी इनपुट कर रहे थे, इंटीजर वैल्यूज भी इनपुट कर रहे थे। यहाँ getchar की बात करते हैं। द getchar इज ए फंक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रीड ए सिंगल करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, कि अगर आपको सिंगल करेक्टर ही यूज करना है, क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि getchar फंक्शन क्या काम करता है, सिंगल करेक्टर को इनपुट करने के लिए काम करता है। द getchar फंक्शन इज यूज टू गेट रीड ए सिंगल करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, किससे करना है, कीबोर्ड से करना। इट इंक्लूड इन द stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूड है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इंटीजर getchar void प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन इज इंटीजर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई getchar के बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कैसी होगी, इंटीजर टाइप का होता है, इसका जो रिजल्ट जो है, द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन getchar इज इंटीजर। कैसे वैल्यू यूज करेंगे, getchar वेरिएबल और getchar फंक्शन, तो जिस भी वेरिएबल में आपको वैल्यू लेनी है, कौन सी, सिंगल करेक्टर की लेनी है, वो आप स्टोर करवा सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है कि करेक्टर ch printf एंटर ए सिंगल करेक्टर, पहले अपन क्या यूज कर रहे थे, scanf यूज कर रहे थे, यहाँ अपन यूज कर रहे हैं ch इक्वल टू getchar, जो भी वैल्यू इनपुट होगी, कौन सी, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट होगी, वो किस में जाएगी, ch वेरिएबल में चली जाएगी, और उस ch वेरिएबल को अपन ने प्रिंट कर लिया, जैसे a तो a। तो इस तरीके से आपका एक getchar का प्रोग्राम है। पुटचार फंक्शन, पुटचार क्या काम करता है, जैसे getchar इनपुट करने का काम करता है, पुटचार क्या करता है, प्रिंट करने के लिए। पुटचार इज ए फंक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट राइट ए सिंगल करेक्टर, क्या काम करता है, राइट ए सिंगल करेक्टर को अगर आपको प्रिंट करना है तो पुटचार फंक्शन यूज कर सकते हो। तो पुटचार, getchar तो इनपुट करने के लिए काम करता है, और पुटचार फंक्शन जो है वो प्रिंट करने के लिए काम करता है। तो राइट ए सिंगल करेक्टर टू द स्टैंडर्ड इन आउटपुट स्ट्रीम stdi, है ना। इट प्रोटोटाइप एज ए फॉलोज, जैसे इसका भी प्रोटोटाइप बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही होता है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसके लिए कोई अलग से हेडर फाइल नहीं लगानी, अपने को stdio.h हेडर फाइल को ही यूज करना है। पुटचार और करेक्टर वेरिएबल जिसको प्रिंट करना है वो अपन लिखते हैं इसके अंदर। तो getchar फंक्शन इनपुट के लिए काम करता है, और पुटचार फंक्शन प्रिंट करने के लिए काम करता है। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को कुछ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। अभी मैंने बात करी, scanf की बात कर ली, printf की बात कर ली, सिंगल करेक्टर इनपुट करने के लिए बात कर ली, और सिंगल करेक्टर को प्रिंट करने की बात करती। अब बात कर रहे हैं अपन getters फंक्शन की। getters फंक्शन क्या काम करता है, यूजर टू एंटर सम करेक्टर फॉलोड बाय एंटर की, अगर कुछ करेक्टर्स प्रिंट करनी है, कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, जिसमें आप एंटर की, स्ट्रिंग का कैसे पता चलेगी, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई तो आप प्रिंट कर देते हो, एंटर दे देते हो। द getters फंक्शन इनेबल द यूजर टू एंटर सम करेक्टर फॉलोड बाय द एंटर की, ऑल द करेक्टर्स एंटर्ड बाय यूजर गेट स्टोर्ड इन ए करेक्टर एरे, जैसे जैसे वैल्यू इनपुट करोगे वो क्या होगा, करेक्टर एरे के अंदर स्टोर हो जाती है वैल्यू। The all the characters entered by the user get stored in character array. द नल करेक्टर, जैसे स्ट्रिंग में पहले भी हुआ है, आगे भी बात करते हैं कि नल करेक्टर एक लास्ट में एंड हो जाता है, कहाँ पे, द नल करेक्टर इज एडेड टू एरे, जो स्ट्रिंग आपने ली है उसमें नल करेक्टर ऐड हो जाता है। द getters allowed user to enter the space separated string, it returned the string entered by the user। कैसे लिखते हैं, करेक्टर एरे, getters और करेक्टर एरे।
द गेटर्स फंक्शन इज डिक्लेयर इन हेडर फाइल stdio.h। तो मेरा कहने का मेन पर्पज जो है वो क्या है कि गेटर्स फंक्शन क्या काम करता है कि अगर कोई वैल्यूज कोई स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो उसके काम में आता है। अब बात करते हैं पुटस फंक्शन। जैसे गेटर्स फंक्शन काम करता है वैसे ही पुटस फंक्शन भी क्या काम करता है कि द पुटस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्ट्रिंग ऑन द कंसोल। अगर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है आपको कंसोल के ऊपर तो वो आप यूज कर सकते हो। पुटस फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। गेटर्स पुटस गेट द सारे सारे क्या करते हैं इंटीजर वैल्यू ही रीड करते हैं, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, रीड नहीं करते रिटर्न करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए एक प्रोग्राम है, जैसे एक करेक्टर एरे लिया स्ट्रिंग 30 का, एंटर ए स्ट्रिंग, गेटस स्ट्रिंग करी, पुटस स्ट्रिंग करी, तो आपका जैसे एक एंटर स्ट्रिंग करी युगल माथुर और उसका रिजल्ट आ गया युगल माथुर। तो इस तरीके से आप गेटस और पुटस को यूज कर सकते हो जब भी आपको कोई स्ट्रिंग इनपुट करनी है। अब बात करते हैं गेट सी एच फंक्शन। ये भी एक फंक्शन काम करता है जो भी इनपुट करने के काम करता है। गेट का अर्थ ही इनपुट करना है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। गेट सी एच इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। क्या काम करता है गेट सी एच इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, द रीडिंग डज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये थोड़ा आपको काफी बार, क्यों, क्योंकि आप प्रोग्राम में जनरली यूज भी करते हो लेकिन पता नहीं रहता इसका, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में भी, कुछ कई जगह डिफरेंस भी पूछा जाता है। गेट सी एच इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर सिंगल कैरेक्टर आपको रीड करना है कहाँ से, कीबोर्ड से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आप इनपुट करेंगे द रीडिंग स्ट्रिंग या रीडिंग डज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा कि आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते। द एंटर्ड कैरेक्टर इज इमीडिएटली रिटर्न विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर की। विदाउट मतलब कि वो वेट नहीं करता और विदाउट वेटिंग ही वो रिटर्न हो जाता है। द करेक्ट एंटर्ड कैरेक्टर इज इमीडिएटली रिटर्न विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, कैरेक्टर सी लिया आपने, एंटर एक कैरेक्टर किया, गेट सी एच ही लिखा, पुट सी एच अगर आप करते हैं तो इट क्या करेंगे, वो डिस्प्ले नहीं करेंगे। इट डज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर। इनपुट तो करता है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर सकता। अब बात करते हैं गेट सी एच ई। पहला काम क्या था, गेट सी एच और गेट सी एच ई। द गेट सी एच ई फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर। देखिए वो भी रीड कर रहा था सिंगल कैरेक्टर को और ये भी रीड कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो और गेट सी एच की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकते आप। द गेट सी एच ई फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, द रीडिंग इज डिस्प्ले इमीडिएटली ऑन द स्क्रीन। क्या आप इसको प्रिंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए एंटर ए स्ट्रिंग, गेट सी एच ई से इनपुट हो गया और यहाँ प्रिंट कर लिया, जैसे टी और टी को प्रिंट कर दिया। इट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विदाउट वेटिंग ऑफ द एंटर, डिस्प्ले हो जाता है, वो डिस्प्ले नहीं होता। अब बात करते हैं गेट सी फंक्शन की। गेट सी फंक्शन मेनली अपन फाइल पॉइंटर्स में पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग के अंदर पढ़ेंगे। गेट सी क्या करता है कि अगर आपको एक कैरेक्टर इनपुट करना है तो उसके लिए यूज होता है। इट रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए गिवन इनपुट स्ट्रीम एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यूज। क्या करेगा, रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम ए गिवन इनपुट स्ट्रीम, सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करेगा, ठीक है। और कब तक आप रीड कर, जैसे जनरली इसको यूज करते हैं अपन फाइल हैंडलिंग के अंदर, जब अपने को कोई डेटा फाइल के अंदर लिखना होता है, 1 by 1 कैरेक्टर्स लिखना होता है, तो उसके लिए अपन गेट सी फंक्शन को यूज करते हैं, है ना। तो इट रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए गिवन इनपुट स्ट्रीम एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू, टिपिकली आस्की वैल्यूज ऑफ रीड कैरेक्टर ऑन सक्सेस। इट रिटर्न ईओएफ ऑन फेलियर, अगर फेलियर होगा तो एंड ऑफ फाइल तक जाके चलेगा। तो इसको भी अपन यूज करके देखें, जैसे इसे यूज करेंगे, जैसे करेक्टर एस, एंटर ए सिंगल करेक्टर, गेट सी यूज किया, एंटर किया, प्रिंट कर दिया। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड गेटस। देखिए स्कैन एफ और गेटस में क्या डिफरेंस होता है और गेट सी एच और गेट सी एच में क्या है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शंस इज दैट स्कैन एफ स्टॉप रीडिंग कैरेक्टर्स कब, व्हेन इट इनकाउंटर ए स्पेस। जब भी कोई स्पेस आता है स्कैन एफ के अंदर
तो इसलिए इससे आप स्ट्रिंग इनपुट नहीं कर सकते। बट गेटर्स फंक्शन रीड स्पेस एज ए कैरेक्टर टू, मतलब अगर आपको कोई स्ट्रिंग करनी है जिसमें व्हाइट स्पेस भी दिया हुआ है तो आप किससे करेंगे, गेटर्स फंक्शन से करेंगे। क्यों, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन क्या करता है कि जैसे ही इनकाउंटर होगा स्पेस, वो रीडिंग कैरेक्टर्स को स्टॉप कर देगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन गेट ch एंड che। द डिफरेंस बिटवीन गेट ch एंड che इज दैट गेट ch इज यूज्ड टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर from the keyboard which does not display the entered value on the screen। मतलब गेट ch के अंदर भी इनपुट होता है, सिंगल कैरेक्टर गेट ch के अंदर भी इनपुट होता है, लेकिन आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते। गेट ch में आप प्रिंट नहीं कर सकते, गेट che के अंदर आप उस वैल्यूज को इमीडिएटली प्रिंट कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कि फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है। जैसे अगर आप परसेंटेज WD मतलब होता है कि विड्थ लिख देते हो, द परसेंटेज D इज फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफिकेशन यूज फॉर इंटीजर एंड W डिनोट फॉर द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द इनपुट वैल्यू, कि भाई मेरे को कितना स्पेस देना है। इफ द लेंथ ऑफ द इनपुट इज मोर देन विड्थ द वैल्यू आर नॉट स्टोर्ड करेक्ट। जैसे स्कैनफ परसेंटेज 2D परसेंटेज 3D A और B, अगर A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 45 है, तो इन दिस 5 इज स्टोर्ड इन A और 45 इज स्टोर्ड इन B, हो जाएगा। लेकिन अगर आपने A की वैल्यू 34 और B की वैल्यू 124 कर दी, तो इन दिस 34 इज स्टोर A एंड 124 इज स्टोर्ड B। सिंपल सी। तो ये विड्थ है, कुछ स्पेसेज का खेल है कि अगर आपको कुछ स्पेस देने हैं, कुछ कैरेक्टर्स स्पेस देने हैं, तो उसके लिए आप फॉर्मेटिंग इनपुट यूज कर सकते हो। द परसेंटेज W इज इंटीजर नंबर, वो का वही है कि अगर आपको इंटीजर वैल्यूज करनी है। व्हेन द लेंथ ऑफ द डेटा इज ग्रेटर, ये ध्यान रखना है कि अगर व्हेन द लेंथ ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन विड्थ स्पेसिफायर, मान लीजिए आपका डेटा जो है वो तो 10 डिजिट का आ रहा है और आपने विड्थ क्या कर दी, उसकी 2 कर दी। when the length of data is greater than width specified, then the number are printed without any leading space, कोई भी स्पेस नहीं लगाएगा वो। स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं, वो का वही तरीका है, परसेंटेज एस परसेंटेज 10 लगाना या ये लगाना। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए। अब काफ़ी दोस्तों ने मेरे को मैसेज भी किया है, मेल भी किया है, तो अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, मेल करें, फ़ोन करें मेरे को, ताकि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस डाल के कर सकूं। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।